नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लेकिन कैसे छुपेगा अब ये सच कि पाकिस्तान के सामने हम विफल हुए हैं। अब सबक सिखाने की बात हो रही है, जो पठानकोट के बाद भी हुई थी। आज भी कुछ ऐसा ही शोर सुनाई दिया। सरकार और सेना जवाबी कार्रवाई पर मंथन कर रही है, वहीं विपक्ष राष्ट्रहित पर सियासी राग अलाप रहा है। लेकिन 18 जवानों के आंगन में मची चीख चित्कार ने न तो मंथनों से खत्म हो सकती, न ही आलोचनाओं की जुमलेबाजी से। शहादत का फक्र तो परिजनों को भी है, लेकिन चिराग बुझने का अंधियारा तो बातों से जाता नहीं। देश सदमे में है, गुस्से में है। सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई क्या होगी, सवाल है कि अगर अब नहीं हो तो फिर कब हो। आक्रोश के लपटों से ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर क्या हमारे जांबाज सिर्फ शहीद होने के लिए होते हैं और समाज सरकार का काफ सिर्फ संवेदना प्रकट करने के लिए। जाहिर है उनकी आत्मा को शांति तभी मिल सकेगी जब कायरों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उरी हमले से देश सन्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश का फैमिली ड्रामा पूरी तरह ठसक के साथ चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलते ही चाचा ने भतीजे के करीबियों को किनारे करना शुरू कर दिया, तो एलजी केजरी जंग में आज सिसोदिया के चेहरे शाही से पुत गए। इधर बिहार में सीवान के साहिब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली से पूछा कि क्यों ना आपकी जमानत रद्द कर दी जाए, लेकिन बिहार के ही मधुबनी में ही बस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो इन सब से इतर सरहद पार पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ डर्टी गेम में जुटा है। खबरें देश में और भी हैं, दूसरे राज्यों का रुख भी करेंगे, लेकिन इस वक्त करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का रुख, जिस पर सियासत दिन भर हुई और हो भी क्यों न। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उरी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए, इसी को लेकर आज दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर चला। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर हालात की जानकारी भी दी। इससे पहले उरी हमले को लेकर हाई लेवल लगातार मीटिंग्स का सिलसिला हुआ। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई। तय हुआ कि पाकिस्तान को हर सूरत में इस हमले का जवाब दिया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक तरीके से अलग थलग करना भी शामिल है। इसके अलावा सेना ने कहा कि वो बहुत जल्द दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देगी। उसके पाकिस्तान का विरोध क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में आज मीटिंग पर मीटिंग चलती रही। प्रधानमंत्री अपने मातहतों के साथ लगातार बैठकें करते रहे। रिपोर्ट्स मंगवाई गई तो एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला दिन भर बना रहा। तो दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी घर में मातम। कभी कोई रोता है तो कभी रोने वाला ही दूसरे को चुप कराने में लग जाता है। और आंसुओं के इस सैलाब के बीच कुछ तस्वीरें आती हैं सियासी राजनीतिक दलों के झंडे बैनर के साथ, जहां पड़ोसी मुल्क के खिलाफ नारे लग रहे हैं। दिन भर नेताओं के अलग अलग बयान सुनने को मिले। कोई नसीहत दे रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है, और इन सब की वजह है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिले जख्म। लेकिन बारामूला जिले के उरी से आने वाले ये जख्म पहली बार नहीं मिले हैं। 8 महीने पहले पठानकोट में भी दहशतगर्दों ने खून बहाया था। तब भी हमने माकूल जवाब देने की योजना बनाई, कई बैठकें की, पाकिस्तान को सबूत दिए, कड़ा एक्शन लेने की बात कही, सुरक्षा एजेंसीज को चौकस रहने की हिदायत भी दी गई, लेकिन एक बार फिर सीना छलनी हो गया। जिस सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति ही साफ नहीं, इसीलिए हमने ये सवाल निरंतर और लगातार उठाते रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान के प्रति कोई नीति है। उरी का जो हमला हुआ है, हमारे 17 लोगों की जो जाने गई हैं, उसको लेकर के बहुत ज्यादा बयानबाजी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देश को एकजुट होकर के इस कार्रवाई में जो भी होगा उसके लिए ज्यादा बात नहीं करते हुए जो करना है वो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसमें बयानबाजी करेंगे तो ठीक नहीं होगा।
आज आवाज उठ रही है कि सिर्फ कड़े बयान से कुछ नहीं होगा। कई विकल्प दिए जा रहे हैं। सीधे युद्ध के मुकाबले दूसरे उपाय आजमाने की बात भी हो रही है। पीओके में चल रहे आतंकी कैंप्स पहले ध्वस्त होने चाहिए, तो मुंहतोड़ कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। ऐसी तमाम नसीहतों के बीच एक बात साफ है, उरी हमला और पठानकोट में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। मसलन पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान सीमा के पास है। उरी आर्मी बेस भी एलओसी के काफी करीब है। पठानकोट एयरबेस पर सुबह सुबह हमला हुआ था। उरी आर्मी बेस पर भी सुबह ही हमला हुआ। पठानकोट एयरबेस में सिक्योरिटी पार कर आतंकी घुसे थे। उरी में भी सिक्योरिटी लेयर को पार कर ही आतंकी अंदर आए। पठानकोट हमले में आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। उरी में भी यही हुआ। पठानकोट हमले के बाद आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मिले थे। आज उरी के मामले में भी यही खबर आ रही है। दरअसल उरी के आर्मी बेस में हमले के वक्त जवान अपने बैरक में सो रहे थे, तभी आतंकियों ने सेना के इस कैंप पर हमला किया। कटीली तारों को काटकर आतंकी अंदर दाखिल हुए थे। कैंप के 3 तरफ से इस तरह का नाला है जिसे पार कर यहाँ पहुँचे और फिर दीवार के ऊपर लगी कंटीली तारों को काटकर अंदर घुस आए। इसके बाद महज 3 मिनट में तबाही मचा दी। मगर आज चौतरफा ये सवाल उठ रहे हैं कि असलहे के साथ आतंकियों की शहर में मूवमेंट थी, इसकी जानकारी इंटेलिजेंस विंग को क्यों नहीं लगी? आखिर कैसे कंटीले तार को काटकर आतंकी कैंपस में आ गए और किसी को पता तक नहीं चला? आर्मी बेस कैंप में कैसी तैयारी थी कि 4 आतंकियों से निपटने में 3 घंटे तक गोलीबारी चलती रही? पूरी सेक्टर में आत्मघाती आतंकी हमले के अलर्ट को क्या आर्मी ने नजरअंदाज किया? और सवाल ये भी कि राज्य सरकार, पुलिस और सेना का सुरक्षा तंत्र क्या वाकई इतना कमजोर था जिसे इतनी आसानी से भेदा जा सके? ऐसे में हमारी क्षमता पर ये सवालिया निशान तो नहीं कि कोई हमारे घर में घुसकर खून की नदियां बहा दे और हम समय का इंतजार करते रहें? क्या आज इतिहास को याद करने की जरूरत नहीं जब भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो सुरक्षा में चूक और जवाबी हमला क्या हो, आज ये बड़ा सवाल बना हुआ रहा दिन भर। तो एक छोटा सा सवाल हम उठाने जा रहे हैं अगली खबर में कि झुग्गियों में रहकर महलों को चमकाने वाला छोटा या नीच कैसे हो सकता है? समाज की गंदगी धोकर उसे जीने लायक बनाने वाला गंदा कैसे हो सकता है? लेकिन बदकिस्मती से हमारा समाज उन्हें आज भी निचले दर्जे का इंसान समझता है। सरकारों के सरोकार भी यहाँ ढीले पड़ जाते हैं। दोनों खबरें एकदम अलग हैं। कश्मीर देश और दुनिया से जुड़ा हुआ मामला, तो ये समाज और हम से जुड़ा हुआ। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। मरहूम शायर अदम गोंडवी की इन पंक्तियों में हिंदुस्तान के उस बड़े हिस्से का दर्द बयां है जिसे सभ्य समाज आज भी बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं दिखता। तरक्की के तमाम दावों के बावजूद वो तबका आज भी वही कर रहा है जो किसी जमाने में उनके पूर्वजों पर थोप दिया गया था। एक पेशे के तौर पर सफाई कर्मी शब्द का इजाद शहरों के विकास के साथ शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश काल में इस व्यवसाय को पुश्तैनी बना दिया और इस पर जाति का ठप्पा भी जड़ दिया। वक्त के साथ साथ बेरोजगारी से बने दबाव में खुद को ऊंची समझने वाली जातियों ने भी इस पेशे को कबूल कर लिया, लेकिन बदलाव की रफ्तार इतनी सुस्त है कि ये उम्मीदें नहीं जगा पा रही। यही वजह है कि जब पढ़े लिखे लोग सफाई कर्मी पेशे के लिए आवेदन करते हैं तो ये सुर्खियां बन जाती हैं। दरअसल वाराणसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 915 सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। कॉर्पोरेशन ने इसके लिए महज 7वीं पास की योग्यता तय की, लेकिन आवेदकों में 6000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साल की शुरुआत में गोरखपुर से भी ऐसी ही खबर सुर्खियों में आई थी। जाहिर है ये आंकड़े देश में बेरोजगारी के विस्फोटक हालात की तस्दीक करते हैं। एक तरफ सिस्टम नौकरियां पैदा करने में नाकाम साबित हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी शिक्षा प्रणाली भी डिग्री बांटने का जरिया बनकर रह गई है। लेकिन एक सवाल और भी है, शायद इन सब से बड़ा, वो ये कि सफाई कर्मियों की भर्ती में पढ़े लिखे लोगों के आवेदन पर इतना आश्चर्य क्यों होता है? गंदगी साफ कर हमारी आबो हवा को सांस लेने के काबिल बनाने वालों को गंदा क्यों समझा जाता है? और आखिर आज भी क्यों
ये गिनी चुनी जातियों का पेशा ही बनकर रह गया है। अपन जो जावा मेला ढोने बुरी बास बहावे, काम करने के बदले में बासी रोटी देवे। सफाई कर्मी की बात हो तो मेला ढोने की प्रथा का जिक्र भी लाजमी है। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसके लिए कानून बनाया और 2011 में मनमोहन सिंह ने इसे विकास प्रक्रिया पर धब्बा बताया। लेकिन 2001 में जहां इस पेशे में 7 लाख लोग थे, 10 साल बाद यानी 2011 आते आते इनकी संख्या 13 लाख हो गई। इनमें कुछ सिर पर मेला ढोने में लगे थे तो कुछ अस्थायी शौचालयों की सफाई में। ये भी कड़वी हकीकत है कि सफाई कर्मी मजबूरी में ही इस पेशे को कबूल करता है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इससे मुक्त रखने का ख्वाब देखता है। फिर क्या वजह है कि गांधी से लेकर आज मोदी तक ये जंग बनी हुई है? दरअसल गांधी और अंबेडकर का नजरिया भी यहाँ समझना जरूरी है। 1948 में महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ ने सबसे पहले इस प्रथा के खात्मे की मांग उठाई थी। उस वक्त गांधी जी ने मेला ढोने की प्रक्रिया को गरिमा में बताने की कोशिश की और साथ ही कभी इसे समाप्त नहीं करने की बात भी की। वहीं अंबेडकर इस प्रथा को खत्म करने के पक्ष में थे। 28 नवंबर 1936 को अपनी पत्रिका हरिजन में गांधी ने लिखा, मुझे खुद को हरिजन कहने में कोई शर्म नहीं है और मैं हर हरिजन से भी यही कहूंगा कि वो खुद को ऐसा कहे जाने पर शर्म महसूस न करे। जबकि अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक व्यवस्था में अशुद्ध काम हमेशा गुलामों को दिए जाते रहे। गांधी के नजरिए की तीखी आलोचना करते हुए अंबेडकर ने कहा कि भारत में कोई अपने काम की वजह से सफाई कर्मी नहीं बल्कि जन्म के चलते सफाई कर्मी है। ये उपदेश देना कि मेला ढोने का काम अछूतों के लिए अच्छा है और उसे सेवा भाव से जोड़ना दरअसल उस लाचार वर्ग के साथ क्रूर मजाक है जो केवल गांधी ही इतने शांतचित्त और निरापद भाव से कह सकते हैं। 1948 से 2016 में आए तो हाल ही में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित कर्नाटक के बेजवाड़ा विल्सन भी सफाई कर्मियों की जंग में ही शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक विल्सन ने 3 लाख लोगों को मेला ढोने के काम से मुक्त कराया है। हालांकि जाति से जोड़ दिए गए पेशों के खिलाफ संघर्षों की एक लंबी दास्तान है, लेकिन सिस्टम का यथास्थितिवाद इसे परवान नहीं चढ़ने देता। एक तरफ तो हम सफाई कर्मियों से कम वेतन पर काम कराते हैं और दूसरी तरफ उनका उपहास भी करते हैं। गुजरात में ऊना की घटना के बाद भड़के दलितों के गुस्से के बीच 15 अगस्त को 15,000 दलितों ने ये शपथ ली कि वे अब मरे हुए पशु कतई नहीं उठाएंगे। सवाल ये है कि ये ऐलान सरकार और व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्या इस बेड़ी को काटे बिना स्वच्छता अभियान का शोर बेमानी नहीं है? सरकारी सरोकारों पर आशंका को लेकर ही तो कभी दुष्यंत ने लिखा था, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। मेला ढोना छोड़ दो तो सुखी होवे परिवार, छुआछूत और भेदभाव की मिट जावे दीवार। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। कोशिश करते हैं हम हर दिन देश की बात में कि ये भेदभाव की दीवार कुछ करने में, कम करने की दिशा में हम थोड़ा सा योगदान दे सकें। उम्मीद करते हैं आप भी इस दिशा में लगातार सरकारों की आंखें खोलने का काम करेंगे। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करते हैं देश का, कश्मीर का। इस बार बयान नहीं बदला जाना चाहिए। ये आवाज उन शहीदों के आंगन से आई है जिनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं, लेकिन अब ये सड़क की आवाज बन गई है, देश की आवाज बन गई है। देश की आवाम कार्रवाई चाहती है। सवाल साफ है कि क्या 18 जवानों की शहादत के बाद भी हम कूटनीति में मशगूल रहेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे पाक की नापाक हरकतों पर लगाम लग सके। मुंबई हमले से उधमपुर और पठानकोट तक पाक ने हमें आश्वासनों में उलझाए रखा, लेकिन न तो दाऊद दिया, न ही आतंक का सरगना हाफिज सईद या फिर अजहर मसूद। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम जिस अमेरिका के साथ खड़े हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जुबानी जमा खर्च कर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। यहां तक कि हमें जंग से सावधान भी करता है।
जबकि ओसामा को मारने के लिए वो किसी नियम कानून की परवाह नहीं करता। साफ है कि हमें अपना जवाब खुद ही ढूंढना होगा और जल्द ढूंढना होगा। सरहद पार की कार्रवाई से पहले हमें अपने तंत्र की कमियों पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि उरी हमले के महज एक दिन पहले ही बीएसएफ के डीजी ने 200 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना दी थी, लेकिन जब तक हम उन्हें दबोच पाते आतंकी दुस्साहस दिखा चुके। सेना के पास जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान पोषित जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा कुछ और हमलों को अंजाम दे सकता है। सवाल है कि हमारी तकनीक में कमी है या फिर सक्रियता में, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा है कि इसे बातों से भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या है हमारी रणनीति, कहां रह गई खामियां और कैसे पाक की नापाकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम साहब, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब और विदेश मामलों के जानकार शशांक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की आज दिन भर एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई, क्या वाकई में सरकार इस बात को महसूस कर रही है? क्या आज की मीटिंग्स के बाद जिस तरह की रिएक्शन आए, सेना की तरफ से भी कहा गया कि हम जल्द से जल्द इस मामले में सही वक्त पर फैसला लेंगे, इस सही वक्त का क्या मतलब है? नहीं, सही मतलब यही है कि सरकार सारे ऑप्शंस देख रही है और जब उनको लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक रहेगा, इसके रिजल्ट्स ठीक निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि इतनी बार पिछले 2-2.5 साल में कई बार ट्राई किया गया है और हर बार रिजल्ट्स ठीक नहीं निकल कर आए हैं। तो इसलिए आवश्यक हो गया है कि इस बार चूंकि इतने निशंस तरीके से ये हत्याएं की गई हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र असेंबली के समय पर, तो इस समय बहुत आवश्यक है कि सरकार पूरे तरीके से सोच समझकर इसमें एक्शन ले। और पाकिस्तान ने साफ कर दिया उनकी मंशा क्या है, वो लगातार कर रहे हैं। आपने लाल किले से जो कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, उससे पहले भी आज दिन भर में जिस तरह से चर्चाएं हुई कि क्या भारत की सरकार की नीति यहां पर सिर्फ कूटनीति तक सीमित रहेगी या फिर ये वक्त है कि हम फैसला करें कि हमें किस तरह जवाब देना है, आज पूरा देश जानना चाहता है। मीना जी, बहुत साफ तौर पर जो है सरकार ने स्पष्ट शब्दों में, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कोई भी आतंकवाद का जो दोषी है, जिसने हमारे जवानों का बलिदान लिया है, उनके में से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आप जानती हैं कि कोई भी कार्रवाई जब की जाती है, आप 9/11 जो अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकवादी कांड है, 9/11 पे मिलिट्री एक्शन 8 अक्टूबर 2001 को हुआ। अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विश्व जनमत बनाने, सैन्य तैयारी करने, खुफिया जानकारियों को सटीक रखने और अपराधियों तक पहुंचने के लिए जो उसको संरक्षण दे रहा है अपराधी को, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में समय लगा। भारत ने यह स्पष्ट तौर पर तय किया है कि कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर एक आतंकवादी राष्ट्र जो है उसकी घेराबंदी और सामरिक कार्रवाई, जो हमारे नागरिकों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर सामरिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसका अभी तत्काल डिजाइन ये घोषित करना न राष्ट्र के हित में है, ना आतंकवादियों को जो मारने का इरादा रखते हैं उनके हित में है, और ना ही ये जो है कूटनीति और राजनयिक मापदंड पर इस तरह की आवश्यकता है। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जिन लोगों ने भारत की प्रेम शुक्ला साहब, निश्चित रूप से ये बताना जरूरी नहीं है कि क्या रोड मैप आपने बनाया है, क्या रणनीति आपने तय की है, लेकिन ये आत्ममंथन करने का वक्त है। सरकार मानती है राज्य सरकार के स्तर पे, सेना के स्तर पे बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन ये आत्ममंथन करने का वक्त है। सरकार मानती है राज्य सरकार के स्तर पे, सेना के स्तर पे बहुत बड़ी चूक हुई है। देखिए, हमारा एक भी जवान यदि उसका अगर प्राण जाता है और वह भी हमारे सीमा में जाता है, उनके सोते हुए जाता है, तो उनके प्राणों के लिए भारत सरकार निश्चित तौर पर जो है जहां भी कमियां खामियां, क्योंकि जब कोई भी एक आतंकी हमला होता है, कोई एक घटना होती है, तो उस घटना का विश्लेषण किया जाना ये जो है वो आतंकवाद से के खिलाफ लड़ाई में भी आवश्यक है, सैन्य रणनीति के हिसाब से भी आवश्यक है। तो इस हमले में चूक कहां हुई और इस अगली बार ये चूक कैसे ना हो, और ये जो बारंबार हमारी संप्रभुता पर प्रहार कर रहे हैं
उनको कैसे कंटेन किया जाए, उन पर अटैक कैसे किया जाए और उनका समूल नाश कैसे किया जाए, ये सारी रणनीतियां समग्रता में निश्चित तौर पर इस पर डिस्कशन चल रहा है। और सरकार निर्णायक कार्रवाई, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार की प्रतिबद्धता निर्णायक कार्रवाई के मामले में दिखेगी कितनी, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। अफसर करीम साहब, ये जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं और आज दिन भर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, क्या आज सरकार की तरफ से यही होना चाहिए जिसकी बात की जा रही है, या यहाँ पर एक्शन में कहने और करने में जो फर्क यहाँ पर दिख रहा है वो कम होना चाहिए? और मेरे ख्याल में कई ऑप्शन है मिलिट्री की। पहले तो अपने ये यही बात है कि हमारे अंदर घुसपैठ न कर सके। दूसरी बात, जब कर रहे हो तो उनको मारा जाए, उनको खत्म किया जाए। तीसरी बात कि जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं या वो जैश ए मोहम्मद के या लश्कर तैयबा को, उनको आप हमला करने से पहले मारना पड़ेगा आपको। ये सब कार्रवाई है। ये सोचना कि ये कोई अदला बदला का सवाल नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाना या ऐसा उनको रोक देना ताकि वो आइंदा ऐसी हरकतें करने से बाज आए। प्रेम शुक्ला जी, ये जो पूरे दिन आज कवायद जिस तरह से चली, आपको लगता है कि जिस नतीजे पे हमें पहुंचने की जरूरत है, हमें एक बार आत्ममंथन करने की ये भी जरूरत है कि हमारे इतिहास से कुछ सीखने का वक्त है? ये निश्चित तौर पर इतिहास से भी, वर्तमान से भी, और हमारे नागरिकों का भविष्य सुनिश्चित रहे। हमारे सैनिकों को कोई जो है इस तरह से रात के अंधेरे में आतंकवादी भेजकर मार जाने में सफल ना हो। उस जो ये प्रायोजक हैं, जो आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कैसे हम जो है दीर्घकालिक योजना और तात्कालिक योजना, दोनों योजनाएं कैसे तैयार की जा सके, इस पर सरकार बहुत गंभीर है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी प्रतिबद्धता है और आतंकवादियों का समूल नाश ये संकल्प है, और ये संकल्प निश्चित तौर पर जो है पूरा करेगी। और ये सरकार करेगी। आज तक जो है 30 वर्षों से हम आतंकवाद के शिकार हैं, लेकिन हम जो डिफेंस लाइन, डिफेंसिव हमेशा बने रहे। अब आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि हमारे देश का मानस भी, यहां तक कि जो कल तक 26/11 के बाद जो कांग्रेस कह रही थी कि नहीं वो कूटनीतिक जो है रिश्ते नहीं बंद करने चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस भी कश्मीर में हुए हमले के बाद, उरी के हुए हमले के बाद कार्रवाई करने का पक्ष ले रही। तो हमारे यहाँ राजनीतिक तौर पर भी और बौद्धिक जमात भी पहली बार बड़े पैमाने पर वो ये चाहती है कि आतंक के खिलाफ भारत निर्णायक कार्रवाई करे, और भारत सरकार भारत की संप्रभुता के पर प्रहार करने वाले किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय नागरिकों पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे सैनिकों पर रात के अंधेरे में आतंकी भेजकर जो हमला करने वाले लोग हैं, जो प्रायोजक हैं, जो प्रशिक्षक हैं और जो फिदायिनों को जो है भड़काते हैं, ऐसे प्रीचर्स के खिलाफ भी किस तरह से हम निर्णायक कार्रवाई कर सकें, उस पर एक लंबा मंथन चल रहा है और उस मंथन का परिणाम आप देखेंगे। जी, देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरह से परिणाम देखने को मिलेगा, और जनता भी देखेगी, देश भी देखेगा और दुनिया भी, क्योंकि लगातार 2.5 साल में जिस तरह से आपकी सरकार आने के बाद एक पाकिस्तान और कम से कम पठानकोट और ये उरी का मामला जिस तरह से आया है, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है, हिला के रख दिया है। हालांकि पाकिस्तान का जो रुख है वो पूरी तरह से साफ है। वो चाहते हैं यूएन में नवाज शरीफ इसको बोलने से जाने से पहले 2 दिन पहले ठीक इस तरह की चीजें हुई हैं, रणनीति के तहत हुई है, पूरी योजना के तहत हुई है, प्लानिंग के तहत हुई है, लेकिन हमारी प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से विफल हुई है। ये सरकार अगर इसको आज भी वक्त रहते समझ लेती है तो शायद आने वाले दिनों में जो प्रेम शुक्ला यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं, सरकार की तरफ से जो भरोसा दे रहे हैं, देश की जनता जो सुन रही है, वो शायद इस पर यकीन कर पाए। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं रांची में रहने वाली आरती से। 19 साल की उम्र में भारतीय किसान संघ के नेशनल अलायंस चिल्ड्रन की सक्रिय सदस्य बनने वाली आरती 11वीं की छात्रा है और पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के गांव-गांव जाकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। 2014 में इनको अमेजिंग इंडिया अवार्ड से नवाजा गया।
2015 में राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस यानी 19 नवंबर को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सम्मानित किया गया। आरती ने झारखंड में बच्चों के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। आरती IIM रांची में मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे छात्रों को संबोधित कर चुकी हैं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।